हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस सादरिका एंड यार आज के इस वीडियो में हिस्ट्री एंड सिविक्स का वन शॉट MCQ वाला वीडियो होने वाला है। और इसमें मैंने सारे MCQs कवर कर लिए तुम्हारे चैप्टर वाइज, यानी जैसे कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है तो जो तुम्हारे चैप्टर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं, मोस्टली तो कंप्लीट हो चुके होंगे क्योंकि कल ही तुम्हारा पेपर है, तो उसको अटेम्प्ट कर लो। और फिर जो बच्चे चैप्टर्स हैं उनको फिर से कर सकते हो क्योंकि चैप्टर वाइज बनाया मैंने। और या फिर तुम्हें वन शॉट देख रहे हो तो तुम वन शॉट भी देख सकते हो, ठीक है। और ये सारे MCQs हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना और सारे अटेम्प्ट करना। और तुम अपना जो स्कोर है आया इसमें तुम उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट चैप्टर जो जैसे कि तुम्हारा बुक का है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नाना साहिब वॉज अ अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, बहादुर शाह, मंगल पांडे, आनंद राव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन विच ईयर? 1827, 1818, 1857 या 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1857। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड आयरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहाउजी, एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहाउजी। नेक्स्ट देखते हैं, who made it known that Bahadur Shah's successor would not be allowed to use the title of the king? Lord Wellington, Lord Irwin, Lord Dalhousie या Lord Canning। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। मूविंग टू नेक्स्ट, विच स्टेट्स फेल विक्टिम टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ए गोरखपुर, बी बंगाल, सी झांसी, डी अवध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज झांसी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन was the Widow Remarriage Act passed? 1872, 1856, 1920 या 1857। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1856। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज लुक्ड अपॉन बाय द इंडियंस? मतलब इंडियंस को क्या लगता था जो रेलवे बनाई गई थी, तो उसके बारे में वो क्या सोचते थे, ठीक है। तो फर्स्ट, एज अ मेजर टू ब्रेक सोशल ऑर्डर, एज एन इंटरफेरेंस विद द कास्ट रूल्स, as a step to keep a check on Indians, and both A and B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द अवध एनेक्स बाय द कंपनी? 1855, 1857, 1858 और 1856। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1856। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कैनिंग। तो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वॉज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास्ड? 1856, 1858, 1857 और 1860। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए वाला ऑप्शन, 1856। अब नेक्स्ट देखते हैं, When was the proclamation of Queen Victoria declared? 1856, 1858, 1857 और 1860। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1858। मूविंग टू नेक्स्ट, चूज अमंग द फॉलोइंग द इमीडिएट मिलिट्री कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। फर्स्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, डिसकंटेंट एंड द डिससैटिस्फैक्शन इन द बंगाल आर्मी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इस यहाँ पे पूछा गया इमीडिएट कॉज पूछा गया, इमीडिएट मिलिट्री कॉज पूछा गया, तो इमीडिएट मिलिट्री कॉज जो है वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा हो गया, इस चैप्टर का मैंने MCQs ले लिया। अब देखते हैं दूसरे चैप्टर के MCQs, यानी कि तुम्हारा सेकेंड चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब ये एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ज्योतिबा फूले, उनका कौन सा मिशन था? ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज, आत्मीय सभा, आर्य समाज। उन्होंने कौन सा चीज़ फाउंड करी है इसमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश वॉज सम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1896? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी ए मेरे वतन के लोगों और डी कदम कदम बढ़ाए जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेम द पर्शियन पेपर स्टार्टेड बाय द राजा राममोहन रॉय। रस्त गुफ्तार, पंजाब केसरी, मिरात उल अखबार या महारता। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिरात उल अखबार। नेक्स्ट देखते हैं, Why was the Vernacular Press Act of 1878 introduced? To encourage the growing journalism in India, to introduce reforms in the publishing industry, to forbid vernacular paper from publishing any objectionable content against the British, या to forbid both English and Hindi newspapers from publishing critical opinions against the British rule. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टू फॉरबिड वर्नाक्यूलर पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द इंडियन प्रेस इन्फ्लुएंस द इंडियंस? encourage western education and philosophy, propagate freedom and fraternity, propagate the path of religion, or fostering patriotism and ideas of liberty and justice in the nation? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पढ़ना सही से इंडियन प्रेस लिखा है, ठीक है, इंडियन प्रेस, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्टरिंग पेट्रियाटिज्म एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस इन द नेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच सोशल इवल वॉज मेड इलीगल इन इंडिया इन 1829? चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज, पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है सती सिस्टम। सती सिस्टम पर बैन लगाया गया था, ठीक है, इलीगल हो गया था वो। नेक्स्ट हमारा, नेम द बुक रिटन बाय ज्योतिबा फूले। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, धर्म मार्गदर्शक और गुलामगिरी और अ नेशन इन मेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गुलामगिरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द बंगाली वीकली स्टार्टेड बाय राजा राममोहन रॉय? बंगाली वीकली, ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था? राजा राममोहन रॉय। फर्स्ट संवाद कॉमेडी, बी रस्त गुफ्तार, सी सोम प्रकाश या डी यंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवाद कॉमेडी। नेक्स्ट देखते हैं, Jyotiba Phule strongly believed that all the problems of the dash could be resolved if they provided proper education. A. Dalits, B. Kshatriyas, C. Vaishya या D. Brahmin। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दलित्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर दलित्स। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई वन ऑफ द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस एज स्टेटेड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी। होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये तुम्हें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑब्जेक्टिव्स लिखा उसमें ये तुम्हें मिल जाएगा। होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ द रॉयल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सी टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री, विद डी एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कैलकाटा 1886? फर्स्ट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी दादा भाई नावरोजी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी जॉर्ज यूल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नावरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, द अमृत बाजार पत्रिका बिज्ञान एज डैश वीकली, मराठा, एंग्लो बंगाली, संस्कृत और बंगाली। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बंगाली, इट वो बंगाली वीकली था। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828? ए ज्योतिबा फूले, बी राजा राममोहन रॉय, सी स्वामी विवेकानंद या डी दयानंद सरस्वती। सो ब्रह्मो समाज जिसने इस्टेब्लिश करा था वो थे राजा राममोहन रॉय। अब नेक्स्ट देखते हैं, ज्योतिबा फूले वॉज हाईली पॉपुलर डैश रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे या पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे या सोशल रिफॉर्मर थे या रिलीजियस रिफॉर्मर थे? तो ज्योतिबा फूले वॉज हाईली पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। इंडियन आर्म्स एक्ट देखो 1878 में आया था, तो आइलबर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1870 में, 1872 में, 1883 में या 1885 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1883। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। एनालॉगी वाला एक क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस
के प्रेसिडेंट दिए, तो सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस किसने प्रेसाइड करा था? मतलब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नारोजी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नारोजी। ठीक है, सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस इन्होंने लीड करा था, और फर्स्ट वाला W.C. बनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। राजा राममोहन रॉय स्ट्रेस्ड ऑन द डैश ऑफ ऑल रिलीजन्स, अवेकनिंग, वैलिडिटी, डिविजन या यूनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, यूनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड फुले इस्टेब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया? ठीक है, ज्योतिबा फुले ने कौन से ईयर में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश करा था इंडिया में? 1829, 1848, 1873 या 1896? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1848। अगर तुमने सारी बुक की लाइंस अच्छे से पढ़ेंगे तो तुम इन क्वेश्चन का ईजिली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस चैप्टर से ओवर हो गया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के, हमने सारे एमसीक्यूज देख लिए। हम देखते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि तुम्हारा थर्ड चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज देखते हैं हम। सो फर्स्ट जो एमसीक्यू है इस चैप्टर का, व्हाट डिड दादाभाई नारोजी एम टू प्रोवाइड द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? प्रेज गवर्नमेंट पॉलिसीज, information about India's grievances, terminate British rule, become the viceroy. So दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थ्रू मतलब इंडिया की जो ग्रीवेंसेस थी, इंडिया की जो प्रॉब्लम थी, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसे बनाया था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज ग्रीवेंसेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कांग्रेस अर्ज द गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डैश एंड डैश फंक्शंस, प्रेस and government functions, executive and judiciary functions, social and economic functions या press and literary functions। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शंस। इनको सेपरेट करने का कांग्रेस ने डिमांड किया था, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1906 पास रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी एंड विच अदर टू एस्पेक्ट्स? फर्स्ट बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, ऑपोजिशन, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, फाइनेंस या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्ली कांग्रेस लीडर्स डिमांडेड टोटल अबॉलिशन ऑफ डैश एंड ड्यूटी ऑन शुगर, लैंड रेवेन्यू, प्रेस, लिटरेरी या फॉरेन गुड्स या सॉल्ट टैक्स। ठीक है, किसका उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए? तो वो कहा था सॉल्ट टैक्स पे, सॉल्ट टैक्स और ड्यूटी ऑन शुगर पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड गोखले प्लीड फॉर रिगार्ड्स द कॉटन गुड्स? रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी, अबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन गुड्स इनटू ब्रिटेन या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन डैश और डैश मीन्स। अर्ली नेशनलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, और असर्टेन नेशनलिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बिलीव हो जाएगा। ए एजिटेशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिवॉल्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, लाइबर्टी और डेमोक्रेटिक मीन्स या ब्रिटिश रूल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट वन है, एजुटेशन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और अगर यहाँ सर्टेन नेशनल की बात होगी तो सर्टेन नेशनल बिलीव इन एजुटेशन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। इंडियन एसोसिएशन 1876, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किस ईयर के साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट 1885, बी 1866, सी 1865 या डी 1863? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1866। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स द कांग्रेस अर्ज द गवर्नमेंट फॉर वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ होम इन द हायर सर्विसेज। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने के लिए कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए कहा था, ताकि मतलब जो सर्विसेज है, इंडियन सर्विसेज है, उसमें किसका ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करा जाए? इंडियंस का, ब्रिटिश का, प्रोफेशनल्स का या वीवर्स का? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज इंडियंस। इंडियंस की एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं।
थ्रू दादाभाई's brain drain theory, he tried to explain how India's dash was were being taken away to England. Talents, wealth, knowledge या ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री. तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ. ठीक है, उन्होंने वेल्थ कैसे ड्रेन हो रही थी इंडिया के इंग्लैंड में, तो उस चीज़ को बताया है इस थ्योरी में. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट द गिवन एनालॉगी. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, गोखले, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का तुम्हें फिल करना है. फिर फर्स्ट दादा भाई नारोजी, बी फिरोज शाह मेहता, एम जी रनाडे और डी मदन मोहन मालवीय. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एम जी रनाडे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट द गिवन एनालॉगी. पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी. नेशन इन द मेकिंग, नेशन इन द मेकिंग किसे कहा गया है? फर्स्ट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एम जी रनाडे, सी फिरोज शाह मेहता और डी गोखले. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. अब सेकेंड फेज के देखते हैं. सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. फर्स्ट फेज का हमने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड फेज का देखते हैं. हु इज नोन एज द फॉर रनर ऑफ गांधी? फर्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिर बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फोर रनर ऑफ गांधी जी. अब नेक्स्ट देखते हैं. गीता रहस्य वॉज रिटन बाय होम? गीता रहस्य किसने लिखी है? गांधी जी, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक. अब नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट? ए स्वराज, बी बॉयकॉट, सी टू किल ऑल द ब्रिटिशर्स या डी बोथ ए एंड बी. तो इसमें ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं होगा, याद रखना. इसमें होगा फर्स्ट वाला स्वराज. ठीक है, मतलब खुद का राज, अपना राज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेम द मोस्ट अनपॉपुलर measure of Lord Curzon. A. Anti-social reform, B. Partition of Bengal, C. Surat split या D. all of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, फिर आगे. When was the partition of Bengal carried out? 1905, 1903, 1898 या 1925. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1905. Moving to next. The famous patriotic song Amar Sonar Bangla was written by whom? Bankim Chandra Chatterjee, Surendra Nath Banerjee, Rabindranath Tagore और Aurobindo Ghosh. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? द अल्टीमेट फ्रीडम, द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वदेशी मतलब खुद की जो कंट्री में बनी चीज़ें उनका यूज़ करना. तो उसका जो पर्पस था वो था द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट देखते हैं. इन विच ईयर डिड द स्प्लिट ऑफ सूरत स्टार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1907, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखते हैं. The trio of the sturdy nationalist involving Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal is known as assertive nationalist, Lal Bal Pal, heroes या all of the above. So इनके ट्रायो को हम कहते थे लाल बाल पाल. ठीक है, तुम्हारी बुक में भी लिखा है. हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं. अब मुस्लिम लीग से देखते हैं. मुस्लिम लीग के कौन से क्वेश्चन हैं. इन 1906 मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट. मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुई थी? ठीक है, ए ढाका, बी कैलकटा, सी दिल्ली एंड डी लाहौर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ढाका यानी बांग्लादेश. ठीक है, यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो. बांग्लादेश. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का PYQ भी कह सकते हो तुम इसे. तो फर्स्ट 1906,
1907, सी 1904 या डी 1905? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1906। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? किसने फाउंड करी थी इसे? ठीक है, उसका फाउंडर कौन है? फर्स्ट नवाब सलीमुल्लाह खान, बी आगा खान, सी सर मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वॉज हेल्ड एट? एनुअल सेशन कहाँ पे हुआ था इनका? लखनऊ, अलीगढ़, कराची या ढाका? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट है ऑप्शन नंबर सी कराची। अब नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? एम ए जिन्ना, बी हसन खान, सी हामिद खान, डी आगा खान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी आगा खान। ठीक है, तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के भी हमने एमसीक्यूज देख लिए। अब देखते हैं हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है बुक का जो कि उसके एमसीक्यूज महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एट डैश कांग्रेस सेशन प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1929? कहाँ पे डिक्लेयर करा गया था पूर्ण स्वराज? कैलकाटा, बी मद्रास, सी लाहौर या डी कराची? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी लाहौर। लाहौर में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन? ए बॉम्बे, बी पुणे, सी कैलकाटा या डी अहमदाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वॉज द गांधी आयरन पैक्ट साइंड? मार्च 1932, मार्च 1931, मार्च 1935 या मार्च 1937? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज मार्च 1931। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो आंसर बी मार्च 1931। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जो द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड गांधी जी टू अंडरटेक अ फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो फॉर द फर्स्ट टाइम और फास्ट। ठीक है, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पंजाब अनरेस्ट या डी पूना एक्ट? तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यानी जो अहमदाबाद सत्याग्रह वही कहा गया है इसमें। ठीक है, उसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नॉन कॉपरेशन वॉज प्रैक्टिस्ड इन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज प्रैक्टिस्ड इन कौन सा ईयर? 1915 टू 1920, 1919 टू 1921, 1921 टू 1922 या 1921 टू 1945? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991, 1921 टू 1922। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 1921 टू 1922। अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, सी ट्रुथ या ऑल ऑफ द अबव? ये तुम्हारा वो रेड कलर का ब्लॉग बना होगा तुम्हारी वही चैप्टर में महात्मा गांधी, तो उसमें ये चीज़ लिखी है सत्याग्रह के बारे में, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रुथ या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following date was passed by a resolution by Indian National Congress to observe every year as पूर्ण स्वराज? डेट पूछी गई है तुमसे, फॉलोइंग डेट जनवरी 26, अगस्त 15, अगस्त 30 या अक्टूबर 2? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 is well known in the history of India because this date is associated with दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल या पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दांडी मार्च। ठीक है, 1930 में हुआ था दांडी मार्च। अब नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द गांधी इरविन पैक्ट? गवर्नमेंट ने क्या क्या कॉन्सेशन दिया था, मतलब क्या करा था उस पैक्ट के लिए? उस पैक्ट में क्या लिखा था, मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो बॉन्ड था उसके। परमिशन ऑफ पीसफुल पिकेटिंग विदाउट एनी वायलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, परमिशन टू कलेक्ट और मेक सॉल्ट फॉर वंस यूज बोथ ए एंड बी, या पेमेंट ऑफ रेपरेशंस टू दोज हुज लैंड्स हैड बीन कॉन्फिस्केटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है,
सॉल्ट कलेक्ट करने की परमिशन दे दी थी, और पीसफुल पिकेटिंग विदाउट एनी वायलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, इसकी परमिशन मिल गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज वन ऑफ द अग्रीमेंट्स मेड बाय द गवर्नर जनरल इन द गांधी इरविन पैक्ट। गवर्नर जनरल ने और क्या अग्रीमेंट करा था? टू ओपन मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस, टू सेपरेट द हिंदूज फ्रॉम द मुस्लिम्स, टू होल्ड अ कैबिनेट मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस वॉज वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट अडॉप्ट स्वदेशी एंड हड़ताल्स, गो ऑन पीस मार्च, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, या डी सिविल डिसोबीडियंस। तो ये मतलब खिलाफत मूवमेंट का एक वन ऑफ द प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम है खिलाफत मूवमेंट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। The Muslims of India demanded that the dash and powers which were taken away from the Sultan of Turkey be restored to him. That the powers के साथ साथ क्या वापस करना है? Resources, territories, arms and artilleries या religion? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टेरिटरीज। ठीक है, सुल्तान ऑफ टर्की को जो टेरिटरीज उनकी और पावर्स वैसे ही वापस करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, according to Gandhi Irwin Pact, the Governor General agreed to permit people living near the seashores to own shipping companies. Gandhi Irwin Pact का agreement में क्या points थे? वही है, own shipping companies, run fishing trawlers, offshore drilling for extraction of petroleum, या manufacture of salt. So manufacture of salt करने की permission मिल गई थी। ठीक है, salt manufacture की permission मिल गई थी। Next, this was one of the positive programs of the non-cooperation movement. Boycott of British goods, boycott of legislative councils, surrender of titles and honorary posts, promotion of Swadeshi, especially homespun and home woven clothes. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, स्पेशली होमस्पन एंड होम वोवन क्लॉथ। नेक्स्ट, why did a crowd of people set fire to the police station in Chauri Chaura in February 1922? There was a Hindu-Muslim riot. The crowd was attacked by the police during a peaceful march. A police officer had beaten some volunteers picketing a liquor shop. Yet the crowd of people were fired at we trying to sell khadi cloth. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ पुलिस ऑफिसर हैड बीटन सम वॉलंटियर्स पिकेटिंग अ लिकर शॉप। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडरमाइंड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हिंदूज, मुस्लिम्स या सिख्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। राउलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह की डेट पूछिए तुमसे, 1918, 1919, 1920 या 1917। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1918। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये एक पैराग्राफ में लिखा है तुम्हारी बुक में, 4 लाइन्स का पैराग्राफ है, उसी में लिखा है कि मतलब डिफरेंस क्या था दोनों मूवमेंट के बीच में। बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, इट इन्वॉल्व नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू एंड वायलेशन ऑफ वेरियस लॉज, या बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स बाय लॉयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इन्वॉल्व नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू एंड वायलेशन ऑफ द वेरियस लॉज। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू सपोर्ट द मुस्लिम्स, जर्मनी, कैलिफ ऑफ टर्की या मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर है द कैलिफ ऑफ टर्की, कैलिफ ऑफ टर्की। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस मूवमेंट की वजह से, किस इंसिडेंट की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकना पड़ा था? दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और राउलेट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, अग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी से कहा करने के लिए। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट वॉज फोकस्ड ऑन डैश एंड डैश, रिलीज फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स या लेबरर्स, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कैंसलेशन ऑफ द ऑपरेसिव लॉज। ठीक है, और सी, रिलीज फ्यू एजुकेशनलिस्ट, फार्मर्स या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज
ऑप्शन नंबर बी, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कैंसलेशन ऑफ द ऑपरेसिव लॉज। ठीक है, हाँ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। On 13th April 1919, people had gathered at Dash in Amritsar for a peaceful meeting. टाउन हॉल, जलियांवाला बाग, कोर्ट, ये साबरमती आश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग। ठीक है, और ये ट्रेजेडी उसी दिन हुई थी, तो ये डेट भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। द खिलाफत मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डैश यूनिटी, टर्किश यूनिटी, मुस्लिम यूनिटी, ऑटोमन एम्पायर यूनिटी या नेशनल यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल यूनिटी। ठीक है, नेशनल यूनिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया वॉज द राउलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण इंडिगो मूवमेंट या दांडी मार्च। तो फर्स्ट मास मूवमेंट पूछा नहीं, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, तो वो था चंपारण इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, चंपारण इंडिगो मूवमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब महात्मा गांधी वाले चैप्टर हमने देख लिए इतने सारे एमसीक्यूज, हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट्स, इसमें से कौन सा था। ठीक है, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू जॉइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन, प्रिंसली स्टेट्स गिव फुल प्रोटेक्शन टू रिलीजियस एंड रेशियल माइनॉरिटीज, प्रिंसली स्टेट्स फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अ सेपरेट यूनियन, ये था क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब क्या कहता है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या कहता है। इंडिया ज्वाइनिंग द ब्रिटिश इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट बी एंड इमीडिएटली, इंडिया विल बी पार्टीशन इनटू टू नेशंस या ब्रिटिश टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कब स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 1940, 1942, 1944 या 1946। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंत्र गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, टू डू और डाई, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट इट, हेट द सिन लव द सिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू डू और डाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। सर स्टाफर्ड क्रिप्स वॉज सेंट टू इंडिया टू प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया, अश्योर मुस्लिम लीग ऑफ देयर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, डिवाइड पाकिस्तान इंटू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। ठीक है, बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रपोजल ऑफ क्रिप्स ऑफर इज, इंपॉर्टेंट प्रपोजल कौन सा है। ठीक है, प्रपोजल सारे मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा। वाइसरॉय वुड बी द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स, इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर द वॉर। उन्होंने कहा था कि वॉर के बाद इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रपोजल यही था क्रिप्स मिशन का, क्रिप्स ऑफर का। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन, कब पास हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट, तो याद रखना क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की। 8 अगस्त 1942 इन कैलकाटा, 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, जुलाई 1942 इन वार्धा या जून 1, 1940। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे। अब नेक्स्ट देखते हैं। द स्लोगन गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज, दिल्ली चलो, डू और डाई, जय हिंद या साइमन गो बैक। तो इसका करेक्ट आंसर है डू और डाई, अभी हम ऊपर देख के गए हैं इसका आंसर, टू डू और डाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द गिवन एनालॉगी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो डू और डाई किसने कहा था। अभी हम फिर से देख के आए इस चीज़ क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा बस फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो डू और डाई किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हमने इतने सारे क्वेश्चन कर, अब हम करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA के। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इन सिंगापुर, इन मलेशिया, जर्मनी या बर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
द INA वॉज ऑर्गेनाइज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? रंगून, सिंगापुर, तैवान और टोक्यो। तो इसका भी करेक्ट आंसर है वही सेम सिंगापुर। मूविंग टू नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में बनी थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1938, 1939, 1940 या 1942? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आई तो काफ़ी छोटा चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इनमें तुम्हारा मास फेस का ये लास्ट चैप्टर है, इंडिपेंडेंस इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय का क्या नेम है? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन डोमिनियन? मद्रास, बॉम्बे, सिंध या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंध। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रपोजल्स फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडियन पाकिस्तान वर कंटेन्ड इन द? कौन सा प्रपोजल था, कौन सा प्लान था जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई थी? फर्स्ट, कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स, क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स, माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 या प्राइम मिनिस्टर एटली स्टेटमेंट ऑफ 20 फरवरी 1947? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन प्लान, उसमें लिखा था इंडिया के पार्टीशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली कंसीडर्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इनैक्टिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1944? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947। ठीक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एम ए जिन्ना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एम ए फर्स्ट, जैसे ये पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल एम ए जिन्ना थे, वैसे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, जो कि इंडियन है, ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं, द कैबिनेट मिशन वॉज हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना जितनी भी इंडियन हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी तुम्हारा कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसमें से कौन सा कॉज नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? एन आर्मामेंट रेस, डिविजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स या साराजेवो क्राइसिस? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम एन इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इमीडिएट कॉज पूछ रहा है तुमसे। एन आर्मामेंट रेस, डिविजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स, इंपीरियलिज्म या साराजेवो क्राइसिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साराजेवो क्राइसिस। ड्यूट फर्डिनेंड की डेथ मार दिया गया था उसे। ठीक है, तो वही उसी का साराजेवो क्राइसिस, इमीडिएट कॉज। नेम द कंट्री दैट वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ अग्रेशन एंड हैड टू सफर मोस्ट अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस? कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द लीग ऑफ नेशंस फेलियर वॉज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर? मेन फैक्टर क्या था लीग ऑफ नेशंस के फेलियर का? इट डिड नॉट डू much of social work, it did not do much of humanitarian work, it did not do much for the working classes, it failed in its main object of maintaining peace in the world because it failed to take a strong action against any of the major powers? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मैंडेटेड जर्मनी टू द पे ऑफ वॉर रेपरेशन ऑफ कितना फाइन जर्मनी को देना पड़ा था? ठीक है, $35 बिलियन, $40 बिलियन, $33 बिलियन या $50 मिलियन पाउंड्स?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, $33 मिलियन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी इतने सारे एमसीक्यूज लगा लिए। अब हम देखते हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स के। ठीक है, द वर्ड फैसिज्म मीन्स कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या कम्युनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ फैसिज्म इन इटली? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मसोलिनी या थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कॉज नहीं था फैसिज्म का। हु वॉज कॉल्ड द ड्यूस मीनिंग द लीडर? अडोल्फ हिटलर, मसोलिनी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड या किंग विक्टर इमैनुअल थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मसोलिनी। मसोलिनी के लिए कहा गया ड्यूस। ठीक है, और अडोल्फ हिटलर के लिए कहा गया था डर फरर, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ फैसिज्म? ठीक है, जो कि फैसिज्म के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट और वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे कैपिटल में लिखा होता है, नॉट वगैरह अगर लिखा होता है तो वो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, सेकेंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस या लास्ट वाला फियर ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइज ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रोथ ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी? रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर या स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, mein Kampf written by Adolf Hitler literally means the war, my struggle, my leadership या my constitution। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, my struggle। Moving to next, what was the main objective of Hitler's foreign policy? Main objective of Hitler's foreign policy: to despise internationalism, peace and democracy, to use force and brutality, to establish a totalitarian state या टू रिजेक्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है टू डिस्पाइज इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फैसिस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? प्रमोटिंग वर्कर्स यूनियंस एंड ट्रेड गाइड्स, डिस्करेजिंग राइज ऑफ कैपिटलिस्ट्स, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेकिंग द नेशन सेल्फ सफिशिएंट या इंक्रीजिंग सपोर्ट टू फुलफिल डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर फूड एंड पावर। ठीक है, अगर तुमने कॉजेस और ये सारे अच्छे से पढ़े हैं ना तो फिर तुम इजीली इन्हें आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेकिंग द नेशन सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कॉज नहीं है, ठीक है, नॉट अ कॉज। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, द राइज ऑफ नाजिज्म इन इटली and German invasion of Poland या murder of the crown prince of Austria and his wife at Sarajevo। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, murder of the crown prince of Austria and his wife at Sarajevo। Next, Hitler attacked Poland because he wanted to seize the coal mines, militarize the Rhine Valley, regain the Danzig port या control the trade। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, regain the Danzig port। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the countries was not a part of the Berlin-Rome-Tokyo axis? First Germany, second Italy, third Japan, फिर D France। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, France। In the Second World War 1939, the victory over Japan was mainly ensured by the following factor: the fall of Berlin in May 1945, the end of fascism in Italy, bombing of the Hiroshima and Nagasaki, and failure of the League of Nations। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बिंग ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो बॉम्बिंग हो गई थी, जब जापान पे बॉम्बिंग हो गई थी इसीलिए जापान हार गया था। ठीक है, विक्ट्री ओवर जापान। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कॉन्सिक्वेंस पूछा गया, राइज ऑफ फैसिज्म इन इटाली, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, राइज ऑफ नासिज्म इन जर्मनी या फॉर्मेशन ऑफ यूएन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, अब यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से है, यूनिसेफ इज गवर्न बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ डैश मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 36। नेक्स्ट देखते हैं,
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिसेफ लोकेटेड? हेडक्वार्टर्स पूछे, सबकी हेडक्वार्टर्स देख के जाना, ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए, वॉशिंगटन यूएसए, फ्लोरिडा यूएसए या न्यू जर्सी यूएसए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज न्यूयॉर्क यूएसए, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है यूनिसेफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फोकस ऑफ यूनिसेफ इज? मेन फोकस क्या है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, चिल्ड्रंस वेलफेयर या कम्युनिकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रंस वेलफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, तुम्हारा WHO के पैराग्राफ में लिखा है। April 14, April 17, April 8 या April 7? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, April 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड? न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या बर्न स्विट्जरलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन बाय WHO? इसमें कौन सी डिजीज नहीं है, वॉज नॉट अ पार्ट? पोलियो, टेटनस, वूपिंग कफ या मलेरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? ए पेरिस, जेनेवा, लंदन या न्यूयॉर्क? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? बर्न, जेनेवा, हैग या पेरिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेरिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ यूनेस्कोज एक्टिविटी इज इन द फील्ड ऑफ? लार्जेस्ट सेक्टर यूनेस्को की मेन एक्टिविटी किस काम में, मतलब मेन एक्टिविटी क्या है उसकी? एजुकेशन, ठीक है, लार्जेस्ट सेक्टर एजुकेशन है, साइंस है, कल्चर है, ये हेल्थ है? इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनेस्को? साइंटिफिक एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज या रिसर्च ऑफ माइथोलॉजी? तो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ है यूनेस्को का एक फंक्शन है, कम्युनिकेशन भी है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ये भी है। बस माइथोलॉजी की रिसर्च करने के लिए यूनेस्को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको उसका एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रिसर्च ऑफ माइथोलॉजी। ऐसे ही देखो यार, तुम्हारे बोर्ड्स में नोट लिखा होता है इस पर, तो उसको सही से पढ़ना। इन अ रिमोट विलेज इन रवांडा द इन्फेंट mortality rate is 1 in every 10 live births. Which agency of the UN could help this village? तो यार देखो, तुम्हारे जो बोर्ड पेपर होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिसेफ, WHO, ठीक है, यानी तुम्हें कोई सिचुएशन बना के दे दी जाए, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को या नन ऑफ दी अबव? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ, ठीक है। क्योंकि चिल्ड्रन की मॉर्टेलिटी रेट कम है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वहाँ के जो विलेज के जो चिल्ड्रन हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन के लिए, जो चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है? यूनिसेफ। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यूनिसेफ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेजर एजेंसीज ऑफ द UN देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज? कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं? 191, 193, 195 या 197? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 193। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इज? परमानेंट मेंबर्स 3, 4, 5 या 6? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, पहले परमानेंट मेंबर्स पूछे थे, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल 8, 10, 12 या 14? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10, यानी टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स, ठीक है। 5 तुम्हारे होते हैं परमानेंट और बाकी नॉन परमानेंट होते हैं 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? जेनेवा, द हैग, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, द हैग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? मेन ऑर्गन नहीं है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो ये तो हैं सारी, ये नहीं है सिर्फ लास्ट वाला मेन ऑर्गन, ये लास्ट वाला नहीं है, ठीक
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, द UN डे यानी यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 सितंबर, 28 सितंबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, द UN चार्टर वॉज साइंड ऑन, UN चार्टर कब साइन हुआ था? 24 जून 1945, 26 जून, 24 जुलाई या 26 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जून। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, नॉन अलाइंड मूवमेंट से तुम्हारी हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर उससे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट? नॉट अ फीचर, it is opposed to any kind of military alliances like NATO, CETO. It is aligned to any of the power blocks. It judges issue on merit and upholds the rights of all people for freedom and justice. It does not remain aloof from international problems. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अलाइंड टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। ठीक है, अलाइन नहीं होता है, इट इज, अगर नॉट लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following does not come under the Panchsheel? Mutual non-interference in internal affairs, mutual aggression, equality for mutual benefit या peaceful coexistence। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, म्यूचुअल अग्रेशन, ये नहीं आता इसके अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट? इज नॉट कंसीडर्ड मतलब बाकी सारे इसके फादर्स हैं नाम के। प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी जो फाउंडिंग फादर नहीं है वो है प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट? ऑब्जेक्टिव है टू अपोज कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू एडवोकेट नॉन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, to challenge the UN as an organ of world peace in none of the above। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू अपोज कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग्स द फॉलोइंग ओनली अटेंडेड द NAM समिट्स एज एन ऑब्जर्वर बट डिड नॉट ज्वाइन इट? ज्वाइन नहीं करा बट ऑब्जर्व करा सिर्फ उसके। लैटिन अमेरिकन नेशंस, स्वीडन, इटली या जर्मनी। अगर तुमने अपना पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें ये बात साफ लिखी है कि लैटिन अमेरिकन नेशंस ने इसे ज्वाइन नहीं करा था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द गाइडलाइंस फॉर NAM? गाइडलाइंस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द UN चार्टर, पंचशील या वार्सो पैक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पंचशील। थर्ड, नेक्स्ट, नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन मेंबरशिप टू मिलिट्री, नॉन अलाइनमेंट टू पावर ब्लॉक्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इशूज़ या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, मतलब सबका मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, मतलब सब सारी चीज़ें नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब तुम्हारा सिविक्स स्टार्ट होता है। यूनियन पार्लियामेंट इन तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या यूनिटरी बायस। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज यूनिटरी बायस। Next, a single constitution is a feature of dash form of government, monarchical, federal, unitary या none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज यूनिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट या द जुडिशरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डैश टीयर गवर्नमेंट, सिंगल टीयर गवर्नमेंट, 2 टीयर गवर्नमेंट, 3 टीयर गवर्नमेंट या 4 टीयर गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टीयर गवर्नमेंट। ठीक है, 3 टीयर गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, डायरेक्टली बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर। स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट होती हैं कि स्टेट के कितने मेंबर्स होंगे उसमें राज्यसभा में? GDP, टैक्सेस, पॉपुलेशन या एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन। जितनी जो स्टेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसके उतने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा? इनकरेक्ट हैं, ठीक है, इनकरेक्ट. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा are directly elected by the people. The Lok Sabha acts as the voice of the nation. The Lok Sabha represents the states of the Indian Union. या लास्ट, द लोक सभा कीप्स अ चेक ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द नेशन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. द लोक सभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन. नेक्स्ट देखते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस इज 510. व्हाट वुड बी द क्वारम ऑफ द हाउस? क्वारम पूछा है, हाउस का कितना होगा, ठीक है, यानी मिनिमम मेंबर्स जिससे वो हाउस स्टार्ट हो जाए, ठीक है. तो 200, 112, 110, ये 51. तो 1/10 जो मेंबर्स होते हैं वही क्वारम होता है हाउस का, ठीक है. जितने स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस अगर 510 है, 510 मेंबर्स हैं, तो क्वारम क्या होगा? 1/10 यानी कि 51 मेंबर्स होंगे. नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी. लोकसभा डैश राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो लोकसभा को हम क्या कहेंगे? द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द हाउस ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल या काउंसिल ऑफ द पीपल. तो लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय. कितना एक्सटेंड हो सकता है इसका लोकसभा का टर्म? 1 year एट अ टाइम, 6 months एट अ टाइम, 3 months एट अ टाइम या 1 month एट अ टाइम. तो इसका करेक्ट आंसर है 1 year एट अ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When does the President of India address a joint session of Parliament? Joint session of Parliament. When there is a deadlock between the two houses of Parliament over an ordinary bill, at the beginning of the first session after each general election, when the lower house meets at the beginning of the first session of each year. तो इन सभी केसेस में एक जॉइंट सेशन होता है, ठीक है, एक जॉइंट सेशन होता है बाय द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन सभी केसेस में जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का. नेक्स्ट. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस इज 230 देन व्हाट इज अ क्वारम ऑफ द हाउस? अगर आपकी स्ट्रेंथ हाउस की 230 है तो कितना होगा क्वारम? 1/10 मतलब 23, ठीक है. नेक्स्ट. द लोकसभा में बी एडजर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. एडजर्न हो सकती है लोकसभा कौन से केसेस में? आफ्टर द डेज बिजनेस इज ओवर, फॉर वांट ऑफ क्वारम, इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी. देखो, आफ्टर द डेज बिजनेस इज ओवर इसमें एडजर्न नहीं होती है. फॉर वांट ऑफ क्वारम, हाँ, इसमें एडजर्न हो जाती है. इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, हाँ, इसमें भी एडजर्न हो जाती है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, ये रॉन्ग है. सेकंड एंड थर्ड, हाँ, ये करेक्ट आंसर है. फर्स्ट एंड थर्ड ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है. सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है. नेक्स्ट. हु मूव्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट? द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, द अपोजिशन पार्टीज इन द लोकसभा, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द लोकसभा या द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास करता है? जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं लोकसभा में वो, ठीक है. तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड. नेक्स्ट. हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर या द लोकसभा? करेक्ट आंसर है द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिसाइड करता है किसकी सैलरी क्या क्या होगी, ठीक है, क्या अलाउंसेस होंगे. नेक्स्ट. Who is empowered to summon and to dissolve the Lok Sabha? The Speaker of the Lok Sabha, the President of India, the Prime Minister and the Council of Ministers या the Chief Justice of India. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब नेक्स्ट देखते हैं. हाउ आर द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट करे जाते हैं? बाय द पीपल ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एड्रेस टू द चेयर ऑफ द हाउस? स्टेट क्वेश्चंस, इमरजेंसी क्वेश्चंस, अनस्टेट क्वेश्चंस या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. तो ये वाले क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस इमरजेंसी क्वेश्चंस नहीं भेज सकते. नेक्स्ट. What happens if the Lok Sabha and the Raj Sabha fail to agree on an ordinary bill? The bill is sent back to the Houses of Parliament for the reconsideration. The matter is decided by the joint sitting of the two houses of Parliament. The bill is sent back to the Lok Sabha for reconsideration. Yeah, the bill is sent back to the Raj Sabha for reconsideration. ठीक है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द मैटर इज डिसाइडेड बाय जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट. हु प्रेसाइड्स over the joint sitting of both the houses of the parliament? The president of India,
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसाइड करता है जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगर नहीं होते तो कौन फिर, मतलब उस समय अगर नहीं होते हैं तो फिर कौन लोकसभा को प्रेसाइड करता है, तो वो है डेप्यूटी स्पीकर। ऐसे ही अगर कौन नहीं होगा मतलब राज्यसभा में कि डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के उसे प्रेसाइड करें, तो वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनकरेक्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। The Speaker of the Lok Sabha is elected for a term of 5 years from among its own members in the Lok Sabha soon after the newly elected House meets for the first time. He can seek re-election any member of times if he is elected as a member of Lok Sabha. When the House is dissolved, the Speaker does not vacate his office and remains in office till a new Speaker is elected by the new Lok Sabha. When the Lok Sabha is dissolved, the Speaker vacates his office and seeks re-election. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है when the Lok Sabha is dissolved, the speaker vacates his office and seeks re-election. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, what happens in case of conflict between laws on subjects in the concurrent list? The state law prevails, the union law prevails, या a bill is introduced in parliament, the president decides which law will prevail. So correct answer is the union law prevails. Next question, what is the tenure of the elected members of the Rajya Sabha? 2 years, 4 years, 6 years, 8 years. Correct answer is 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय द एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, या बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, complete the following analogy with respect to members of Rajya Sabha. Elected 238, तो nominated कितने members होते हैं? 20, 15, 12 या 10? तो correct answer is 12 members nominated होते हैं राज्यसभा में। Next, which of the following is not true about the Rajya Sabha? Not true, ठीक है, it is a permanent body, its members are directly elected by the people, it cannot be dissolved, 1/3 of its members retire after every 2 years. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, राज्यसभा के मेंबर्स कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, नहीं स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें वो राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, ये नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं, वो मेरी गलती से मुंह से निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, योर फादर इज, देखो ये वाले सेम क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिचुएशन टाइप के क्वेश्चंस। योर फादर इज अ रिनोन्ड साइंटिस्ट, ही हैज नाइदर कॉन्टेस्टेड नॉर वन एनी इलेक्शन टू द राज्यसभा, बट ही हैज रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। हाउ इज दिस पॉसिबल? He is appointed by the Chief Justice of India, he is nominated by the President, he is appointed by the Prime Minister, he is nominated by the State Governor. तो इसका करेक्ट आंसर ही इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर है, जो कि 12 मेंबर्स होते हैं तो उसमें से नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। अब देखो वो भी सिचुएशन वाला क्वेश्चन है। सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, यू वांट टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन रूलिंग गवर्नमेंट, विच मोशन विल यू मूव इन द पार्लियामेंट टू डू सो? एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वारम, इम्पीचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट। अब देखो हमने प्राइम मिनिस्टर का कर लिया, सॉरी यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर यानी प्रेसिडेंट के। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस या द स्पीकर? हेड कौन है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट। ठीक, द प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन का हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट, द डिफेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ये द कमांडिंग मिनिस्टर? द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है वही सुप्रीम कमांडर होता है
तीनों फोर्सेस का, तीनों डिफेंस फोर्सेस का, ठीक है राइट। चलो आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 40 ईयर्स या 35 ईयर्स? तो उसका करेक्ट आंसर है 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, हो सकता है आ जाए। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। हमारा जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पावर टू समन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन that there should not be a gap of more than dash months before two session of each house, 4, 6, 3 या 9? तो इसका करेक्ट आंसर है 6, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, ठीक है, दोनों हाउस के बीच में, ठीक है। 2 सेशंस ऑफ ईच हाउस, तो 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट एंड द सिग्नेचर ऑफ द, ठीक है। जब तक किसी का, जैसे जो आंसर है इसमें, जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो जो बिल है वो एक लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3 कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी ब्रेकआउट ऑफ एन एपिडेमिक? तो नॉट एन इमरजेंसी पावर, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेकआउट ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज इन अ स्टेट? कितने दिन सर लग सकता है, ठीक है। अ मंथ, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ तक प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टिप्यूलेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल 12, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 65? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 63, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कॉम्पट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 3 ईयर्स या 10 ईयर्स? तो करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर से, यानी हमारा थर्ड चैप्टर है। हु हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम। हु अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा या प्रेसिडेंट? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेन डिसीजंस बताते हैं। What happens if a non-member of a parliament is appointed as a minister? He she has to become one within 6 months of appointment. He she has to become a member in the next elections. He she can defer the appointment until he she becomes a member. He she cannot be appointed. So इसका correct answer option number A. He she has to become one within 6 months of the appointment. Next question देखते हैं। Who assists the cabinet ministers and the council of ministers? Deputy ministers, ministers of state, governors या none of the above? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल पावर ऑफ द कैबिनेट? इज नॉट अ फाइनेंशियल पावर? बजट, समनिंग द लोकसभा, फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समनिंग द लोकसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड हु इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट? तो नॉमिनल हेड हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट होता है एंड रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हुज रेजिग्नेशन इम्प्लाइज रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट? मतलब किसके रेजिग्नेशन से पूरी कैबिनेट रिजाइन को करना पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या डेप्यूटी मिनिस्टर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट, who amongst the following has the power to select and dismiss ministers? President, Chief Justice of India, Cabinet Minister या Prime Minister?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, चेयरमैन कौन है, एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर, प्लानिंग कमिश्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन लेजिस्लेचर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सबको आंसरेबल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, तुम्हारा जुडिशरी स्टार्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन डैश जजेस। कितने नंबर ऑफ जजेस, 25, 30, 33, 35। करेक्ट आंसर है इसका 33। ठीक है, 33 से ज़्यादा जजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ। कितनी एज है कि फिर जो जज होता है उसे रिटायरमेंट मिल जाता है, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 63 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस provides remedy to one who is unlawfully held in prison or in police custody, compels an inferior court or an individual to perform his or her duty, prevents an inferior court from exercising powers with which it is not legally vested, requires a lower court to hand over the record of a particular case to the higher court। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, provides remedy to one who is unlawfully held in prison or in police custody। Next question, which among the following is not a correct statement about the advisory jurisdiction of the Supreme Court? The President may obtain the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact which is of public importance. The Supreme Court may report its opinion after such hearings as it thinks fit. The opinion of the Supreme Court under advisory jurisdiction shall be binding on the President. In the past, the President had to seek Supreme Court's opinion on several matters. तो ठीक है, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है कि मतलब जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो प्रेसिडेंट चाहे माने उस चीज़ को चाहे ना माने। ठीक है, शैल बी अ बाइंडिंग इसमें लिखा है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, शैल नॉट बी अ बाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि वो कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि उस चीज़ को फॉलो करना ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ राइट मैंडमस इज, इसका पर्पस क्या है, टू कॉम्पेल एन इन्फीरियर कोर्ट और एन इंडिविजुअल to perform their duty, to provide relief to some person who is unlawfully held in prison, to ask a person under what authority he she holds some public office, या to direct the inferior court to keep within the limits of its jurisdiction। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8, to compel an inferior court or an individual to perform their duty। Next, the power of the Supreme Court to review laws passed by union legislature falls under revisory jurisdiction, advisory jurisdiction, original jurisdiction या judicial review। तो ये चीज़ आती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारे हाई कोर्ट के चैप्टर, तुम्हारा लास्ट चैप्टर, तुम्हारी पूरी बुक का लास्ट चैप्टर एंड सिविक्स का लास्ट चैप्टर, हाई कोर्ट। विच इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ द सेशंस जज, लोक अदालत, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ सेशंस जज, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कोर्ट ऑफ सेशंस जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशंस जज हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये है। और अगर इसमें पूछा गया था हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, सिविल कोर्ट का ये और क्रिमिनल कोर्ट का सेशंस जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशंस जज। अब नेक्स्ट, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेज आर नॉट टेकन अप बाय लोक अदालत। कौन से केसेस ऐसे होते हैं जो कि लोक अदालत डील नहीं करता, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मर्डर एंड डेकॉइटीज, बैंक रिकवरी केसेस या हाउस टैक्स केसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है मर्डर एंड डेकॉइटीज। ठीक है, मर्डर एंड डेकॉइटीज ऐसे केसेस लोक अदालत डिस्कस नहीं करता। ठीक है, डील नहीं करता। सो ये थे हिस्ट्री एंड सिविक्स के वन शॉट MCQs। तो आई होप तुम्हें बहुत हेल्पफुल लगे होंगे ये, और जाहिर सी बात है कल तुम्हारा जो पेपर है उसमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अगर तुमने इतने सारे अच्छे MCQs अगर तुमने आंसर कर लिए, तो मतलब तुम्हारा काफ़ी कुछ अच्छे से प्रिपेयर है और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कल तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।